नहीं हुई थी पूरी, इस पर तो चर्चा हुई पूरी कि हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, हजारों सोचा है हजारों वर्ष तक रहेगा, वहां तो 6-6 महीने बर्फ नहीं पड़ती, -40 डिग्री तक तापमान चले जा। तो उनकी जो जिंदगी है वो, उनकी जिंदगी क्या है, उनकी जिंदगी है जुगाड़ की जिंदगी, जो यूरोप और उसमें अमेरिका में लोग रह रहे कि भाई कुछ हम ऐसी व्यवस्था करना है जिससे हमारा जीवन चल जाए। लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो जुगाड़ की नहीं है, हमारी जिंदगी जो है पूरी की पूरी क्या पे आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। और एक नियम को आप हमेशा याद रखना, एक शास्त्र का नियम है कि मनुष्य शरीर जो है वो कोई मशीन नहीं है, नियमों द्वारा संचालित प्रकृति की एक रचना है। और वो नियम क्या है, अगर वो नियम पहले तो वो हमारे हर घर में नियम जो है वो स्थापित थे, लेकिन अब हम उन नियमों को हमने क्या कर लिया कि जो विदेशी जीवन शैली है उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और उस अडोप्टेशन के चक्कर में वो सारे नियम जो है वो गड़बड़ा गए। क्योंकि हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, कल चर्चा कर रहे थे आपसे डॉक्टर साहब कि वो जो है आपको जो है उस तरीके से नहीं बता पाई, वो बता नहीं पाई। और जो हमारा जो ज्ञान जो ट्रांसफर हो रहा था शिक्षण पद्धति के, भारत की जो शिक्षण पद्धति उससे वो ज्ञान ट्रांसफर हो रहा था अगली पीढ़ी में, और जो अगली पीढ़ी है उसको ही कल को नागरिक बनना है देश का। भाई जो आज बच्चा है 5 साल का 10 साल का, वो कल को जाकर नागरिक बनेगा, तो जैसा वो सीखेगा वैसा ही वो समाज बन जाएगा, फिर है कि नहीं, वैसा ही समाज बन जाएगा। तो वहां से हमारा ज्ञान कट गया। और स्कूलों के माध्यम से फिर आपको जो वाक्य मैकाले ने लंदन की संसद में कहा था कि मैं भारत में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर दूंगा जो देखने में तो भारतीय होगी लेकिन दिमाग से और सोचने से आचरण से पूरी तरह अंग्रेज हो जाएगी। वो हो गया कि नहीं हो गया? और कितना लंबा समय उन्होंने लिया, तो इतना लंबा, अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या तोड़ सकता है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं, कहीं हमें हथियार पिस्तौल लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमको ज्ञान चाहिए, हमको वो बात फिर से पता करनी पड़ेगी। ऐसी है तो अपनी शिक्षण व्यवस्था वैसी बनानी पड़ेगी, और भाई अपनी जितनी ताकत है उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, जितने संसाधन हमारे पास है उतने हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जितने लोगों की समझ में आ रहा है उनको बता दो। तो आप जो यहाँ 3 दिन में जो सीख के जाएगा उसको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में धारण नहीं करने का, वो आपका जीवन अगर नहीं बदलेगा तो दूसरा फिर आपसे ना तो प्रेरणा ले पाएगा और ना फिर वो कहेगा भी तो ऐसे ही करे बात करें, प्रभाव नहीं डाल पड़ेगी, ना मेरी बात ना आपकी बात। अगर वो जो आप बोल रहे हो वो आपके जीवन में नहीं है तो आपकी बात कोई प्रभाव की नहीं है, कोई महत्व की नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए। उसमें जो ऊर्जा की बात हुआ है ना, वो ऊर्जा तभी आवे, वो ऊर्जा आवे सत्य से। अगर सत्य आपकी सत्य होगा आचरण से, मान लो आप मैं दारू पियो और आपको कहूँ दारू छोड़ दो, तो वो बात नहीं बनती है ना। एक मैं आपको घटना सुनाता हूँ, गांधी जी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई और उसने कहा गांधी जी को कि गांधी जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खावे, आप इसको ये कह दो कि ये गुड़ ना खावे तो ये गुड़ छोड़ दो। तो गांधी जी ने उसको कहा तो आप ऐसा करना 3 दिन के बाद आना। वो 3 दिन के बाद आई फिर गांधी जी ने कहा उसको, उसके बच्चे को, बेटा एक काम करो, ज्यादा गुड़ ना खाया कर, ज्यादा गुड़ से जो हो क्या हो कि आपको गुड़ क्या है, क्षारीय है, तो एल्कलाइन ज्यादा हो जाएगा तो दस्तावर हो जाता थोड़ा, आपने देखा होगा ना, वो बोले 10 लग जाएंगे। और बात बताई उसको, बोला ठीक है, 2 मिनट में काम हो गया। तो महिला गांधी जी को बोली गांधी जी आपने मेरे 2 बार चक्कर लगवा दिए, परसों ही बता देते इस बात को तो मेरे साथ मुझे 2 बार आना पड़ा। तो गांधी जी ने उसको कहा कि नहीं, परसों मैं भी गुड़ खाऊंगा, मैंने 3 दिन अब गुड़ छोड़ दिया, अब मैं इसको कह रहा, बोलिए मैं इसको कहता भी तो ये प्रभाव नहीं पड़ता, ये छोड़ने का मतलब कहने का ये है कि अगर आपके जीवन में वो बात नहीं है, आचरण में वो चीज नहीं है, आप फिर कितने ज्ञान की बात करो होगी थोथली होगी, जब तक अपने आचरण में नहीं रहो। इसलिए ही जितने धर्म गुरु 56 लाख से ज्यादा बाबा जी हैं देश में, 56 लाख से ज्यादा, और 7 लाख से भी कम गांव हैं। 8 एक मतलब कितने हैं अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक गांव के हिस्से में 8 बाबा जी हैं, कायाकल्प करते हैं पूरे देश का, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता उनको, लेकिन वो जो बात करते हैं वो उनके जीवन में नहीं है, आचरण में नहीं है। तो ये आपको अपने जीवन में आचरण में जी के दिखाने पड़ेगा। भगवान राम ने भी यही कहा था भरत को कि अगली पीढ़ी क्या सीखेगी, है कि नहीं है? तो अगली पीढ़ी भाई ये सीखेगी हमारे आचरण से। हम खुद कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हम खुद बच्चे को नहीं रोक सकते फिर, और आप अगर अपने जीवन में वो नहीं है, आप अगर बच्चे को मना करोगे तो 100% वो आपकी बात मानेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना सुने,
तो यही जनता सरकार मोर्चा की जो 3 दिन की ट्रेनिंग है, जो आपको यहाँ बताएगा, जो आपको यहाँ सिखाया गया, उसको आप अपने आचरण में जरूर अपने में तो करें, कम से कम अपने में करें और दूसरों को बताने का प्रयास करें। यही तो करना हमको, और क्या करना। और ये ज्ञान युद्ध है, जानकारी का युग है। आपके पास ज्ञान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जो टीवी वगैरह देख रहे थे वो भयभीत हो रहे थे, जिनको जानकारी थी वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, वो बिल्कुल मौज में अपना जीवन यापन उस समय कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो टेंशन नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर है? वो अंतर है आपके ज्ञान का। आपको अगर जानकारी है, जानकारी देने का काम जनता सरकार मोर्चा आपको लगातार कर ही रहा है कि नहीं? तो स्वास्थ्य की जो हमने बात करी कि मशीन जो है, शरीर जो है वो कोई मशीन नहीं है, वो नियमों द्वारा संचालित प्रकृति की एक रचना है। तो वो नियम आपको पता होने चाहिए, क्या क्या नियम है जिनसे हम स्वस्थ रहेंगे और जिनसे हमारे पुरखे 105 साल बिना दवा के। आपको आज ये कहा जाए कि उस समय तो डॉक्टर भी थे, फलाना नहीं था, कीड़ा क्या क्या पिछले थे। अरे भाई, जिस समाज, जो समाज हजारों साल से चला आ रहा हो, जिसमें 105 साल, 110 साल, 100 साल एवरेज आयु हो, तो वो कैसा संभव है कि उसमें कोई चिकित्सीय ज्ञान न रहा हो जाएगा ऐसे? ये तो सोचने की बात है ना। तो यानी कुछ उनको चिकित्सीय ज्ञान रहा होगा, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, कुछ उनको चिकित्सीय ज्ञान है, वो दवा भी नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि वो उनको ज्ञान था कि कब क्या खाना है, कौन से नियम है वो। तो कुछ नियम अगर आप अपने जीवन में धारण करेंगे, तो मैं पिछले लगभग 2012 से अब तक मैंने कोई एलोपैथिक दवा नहीं खाई, एक गोली भी। ये नहीं लगता कि मैं बीमार नहीं पड़ा, बीमार तो पड़ा है आदमी, क्योंकि मौसम प्रतिकूल हो जाएगा, शरीर की अपने आप को क्या करने के लिए, हील करने की अपनी व्यवस्था है। जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत आज हमारे समाज में जो गलत धारणा है वो बुखार को लेकर के है, और आयुर्वेद में बुखार को कोई रोग नहीं कहा गया। जब भी आपके शरीर में विजातीय तत्व का मतलब जो कुछ ऐसे तत्व, ऐसे फंगस या बैक्टीरिया या वायरस पहुंच गया जो शरीर के अनुकूल नहीं है, तो शरीर को उनको खत्म करने के लिए शरीर के पास एक ही साधन है कि हाई टेम्परेचर में आपने जब विज्ञान की जब बात करेगा ना, तो ये कहेगा कि जहां 45 डिग्री 40 डिग्री तापमान रहता हो, तो वहां वायरस नहीं पनपता। तो वो जो फंगस है, वायरस है, या जो भी विजातीय तत्व के नाम से जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, वो शरीर अपने तापमान को बढ़ा लेता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, शरीर उससे ज्यादा कर लगा। वो तो काम कर रहा है वैज्ञानिक तरीके से। अब लेकिन जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हमारा शरीर डिजाइन हुआ है 37 डिग्री में काम करने के लिए, तो उसमें हमको असुविधा हो जा, और फिर हम क्या काम करें कि वो जो काम कर रहा था कि उस फंगस को, वायरस को, बैक्टीरिया को मार रहा था टेम्परेचर को बढ़ा के, तो हम क्या करें कि वो दवा क्या लें हम, पैरासीटामोल। उसका काम क्या है? टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर लोअरिंग है वो पैरासीटामोल। वो सिर्फ आपके तापमान को कम करती है, लेकिन शरीर जो अपने आप को बचा रहा था वो आपने उसमें बाधा डाल दी। अब आप इस बात का पूरा वो लेना, क्योंकि मैं पूरा अनुभव है मुझे, मैं चिकित्सा भी करूं, तो जो भी व्यक्ति दवाई लेगा बुखार में, उसका 8 दिन से पहले ठीक नहीं होता। उसका सिर्फ तापमान ही तो रोक रखा है उसने, लेकिन उसके शरीर में जो दर्द है, उसके जो जीभ क्या बोल रहे हैं, उसको जी कच्चा हो जा, रोटी नहीं खा पाता, भूख नहीं उसको लगती, पेट उसका साफ नहीं होता, 8-10 दिन तक उसको ये समस्याएं रहे कि नहीं रहे? 3 दिन खाना छोड़। और जो व्यक्ति दवाई नहीं लेने का, उसने तापमान को पहले दिन तापमान ज्यादा रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम रहेगा, तीसरे दिन आपका तापमान और घट जाएगा। अगर फिर भी कोई फंगस वायरस है तो थोड़ा और रखेगा उसको। अब वो जो आपने कहा कि 3 दिन खाना छोड़ दो, खाने से क्या, छोड़ने से क्या होगा कि शरीर को, जब वो शरीर अपने, जिसको आरबीसी आप कहते हो ना, प्लेटलेट्स जिसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो वो जो है वो उसको बल मिलता है, क्योंकि उस शरीर को फिर कोई काम करना नहीं है। भोजन को पचाने में भी एनर्जी लगती है ना, भोजन को पचाने में भी एनर्जी लगती है, तो आपने वो भी स्टॉप कर दिया, तो शरीर की कोई ऊर्जा, और शरीर की ऊर्जा है चलती है खून से, ब्लड से, तो उसको सिर्फ उसी पे फोकस है पूरा का पूरा, तो वो और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। इसलिए कहा जाए कि उपवास करो,
मैं आपसे ये कह रहा था ना कि भारत जो देश है, यहाँ जो विज्ञान विकसित हुआ, भारत जो जीवन शैली विकसित हुई, भारत के तो करवट लेने में भी विज्ञान है। तो वो हमारे पूर्वजों को ज्ञान था। और एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में क्या है कि जब ये विकसित हुआ वहां ठंडे देशों में, तो वहां जब ये उसको इसके जन्म जाता है हिप्पोक्रेट्स, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हिप्पोक्रेट्स। आपको पता है कि जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जॉर्ज वॉशिंगटन, उसकी मृत्यु कैसे हुई? और उसकी नहीं, बहुत से बड़े बड़े राजाओं की। क्यों? क्योंकि उसका एक सिद्धांत दिया उसने सिद्धांत दिया कि भाई जब भी आपको कोई बीमारी हो, बुखार हो या कुछ हो, तो इसका मतलब आपका खून जो है उसमें रक्त में विषाक्तता आ गई, और अगर इसको हम निकाल दें तो आप ठीक हो जाओगे। तो उस वाशिंगटन डीसी को दुर्भाग्य से बुखार चढ़ गया और हिप्पोक्रेट्स को उसको बुलाया गया और उसने उसका क्या काम करा, हाथ की दोनों नस काट दी। बोले खून निकल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। अब दिखा नहीं ज्यादा तो वो दोनों काट दी, तो रात भर का खून ज्यादा निकल गया, उसकी मृत्यु हो गई सुबह। इसको आप विज्ञान कह रहे, मतलब अज्ञान को विज्ञान के नाम पे पूरी दुनिया में चला रखा। वो क्यों चला रखा है वो कल आपके समझ में आ गया होगा कि कुछ लोगों का इसमें निहित स्वार्थ है, उसके लिए उन्होंने चला रखा है इसको। इसमें कहीं भी कोई विज्ञान नहीं है इस पूरी पैथी में। ये जो दवाएं हैं वो ठंडे देशों को ध्यान में रख के बनी हुई। आप जब भी ले लो क्लोरोक्विनाइन, जिसको मलेरिया हो, क्लोरोक्विनाइन जो साल्ट है वो जो भी ले रहा है उसको 3 दिन तक बेचैन नहीं रहे शरीर में, रह कि नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी दवाई एलोपैथी में बनी हुई है वो सारी की सारी ठंडे देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई। और एमबीबीएस हमारे बच्चों को भी पढ़ा दिया गया। अब विज्ञान वही है, मतलब वहीं का वो नॉलेज है, उन्होंने पढ़ ली। अब उनको भी नहीं पता, वातावरण का उनको भी नहीं पता, तो सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे और सबको यही पूरी की पूरी पैथी पूरे देश में यही चला रखी। और क्या कह रहे हैं कि भाई हमने इतनी तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली भाई? 100 से 70 60 कर दी उम्र आपकी। अगर इसको तरक्की क्या है तो भाई फिर तो चर्चा करने कोई लाभ ही नहीं है। 100 से तो 60 कर दी उम्र करनी थी, एवरेज आयु 100 थी, उसको 60 कर दिया और 60 पे घिस पीट के टूट फूट के मतलब रगड़ रगड़ के चल रहे आदमी। अगर इस मान लो इसको, इस पूरी व्यवस्था को, ये जो मेडिकल, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, अगर इस पूरी मेडिकल साइंस की व्यवस्था को पूरे जोरों शोरों से लागू कर दिया जा तो क्या होगा आप अंदाजा लगाओ। अगर हर गांव में हॉस्पिटल हो जाए तो क्या आपकी आयु को ये 100 वर्ष कर देगा? मतलब कि भाई इससे तो हमें इसको तो फिर रास्ते को मोड़ना पड़ेगा ना। हमें जो हमारे पूर्वज कर रहे थे तो उसको सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा? और वो हम समझ विकसित कर लें। उसमें क्या करना है आपको, छोटे छोटे कुछ 4-5 साल नियम अगर आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो आपको फिर बात बन जाएगी। मैं भी बीमार पड़ा, मैं आपके सामने उदाहरण हूं, हमारे ऐसे बहुत से। एक, सुबह उठते ही बिना कुल्ला करे सबसे पहले गर्म पानी पीने का नियम अपने जीवन में धारण कर लो। सुबह उठते ही गर्म पानी क्यों पीना? वो इसलिए पीना, पानी इसलिए पीना क्योंकि आपने जो भोजन करा पूरे दिन में उसके में जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के अंदर, मेटाबॉलिज्म मतलब जो उसके पाचन की जो क्रिया है, चयापचय की जो क्रिया है शरीर की, उसको करने के लिए शरीर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालता है, HCl, जो भोजन को पचाने में काम होता है, शरीर निकालता है अपने आपके अंदर, नेचुरल प्रक्रिया है उसकी। तो रात भर यह प्रक्रिया चलती रही भोजन पचने की। आप जब सुबह उठे तो वो जो HCl है वो आपके पेट में है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हुआ। आप जब पानी पियोगे तो पानी का जो pH वैल्यू है वो लगभग 7 के बराबर होता है, तो वो क्या है, अल्कलाइन है, तो वो पानी उस HCl को शांत करेगा, HCl शांत होगा। दूसरा, आप पानी पिए सुबह का तो वो घूट घूट के पिए। क्यों पिए? क्योंकि उसके अंदर आपकी लार जो है मुंह की वो मिक्स हो जाए। मुंह की लार जब उसमें मिक्स हो जाएगी तो मुंह की लार जो है, मुंह की लार भी अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन है। इसका pH 7 से भी कम है, लगभग 5-4 के आसपास है। जो लोग शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीते उनकी लार बेहतरीन है। आपने देखा होगा लार इतनी जबरदस्त दवाई है दुनिया के अंदर। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गायें जो भी है वो अपना जो बीमारी है, उनको जो घाव है, कुछ भी दिक्कत हो, वो चाट के ठीक करना है। क्यों? क्योंकि जब इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया
या जिनको ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी दे दी जाए, कैंसर में जब वो रेडिएशन कीमोथेरेपी ज़्यादा दे दी जाए तो उनकी लार भी बननी बंद हो जाए, मुंह की लार। और अगर जिसको मुंह की लार नहीं बनती वो जिंदा नहीं रहता आदमी, तो उनको फिर लार के पाउच देने पड़े आज के मेडिकल साइंस में। पाउच देने पड़े उनको, 10-10 हज़ार रुपए का, 10-10, 50 हज़ार का पाउच आ गए। तो ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट है। 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट वो है जो शरीर को चाहिए अपने शरीर की जीवन यापन करने के लिए। तो ये पानी के साथ मिक्स होकर सुबह आपके अंदर जाएगी और HCl को तो शांत करेगी करेगी, आपके बड़ी आंत को, छोटी आंत को, सबको साफ करेगी। आपको कभी भी जीवन में एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या ये नहीं होगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा आचरण कर रहे हैं। उल्टा क्या आचरण कर रहे हैं कि बेड टी ले रहे हैं, सुबह उठते ही चाय पिए। वो यूरोप का है। अब ये बात अगर मैं यूरोप में कहूंगा, वहां तो ठंड है बहुत ज्यादा, उनको चाहिए एसिडिक चीज। वहां थोड़ी थोड़े अंतराल पे खाते हैं और थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं वो, आप अगर ध्यान से देखोगे उनको। और वाइन पीते हैं क्यों? क्योंकि ब्लड को स्टिमुलेट करना उनको। भाई जहां टेम्परेचर साल में 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो वहां उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अपने निर्बाध गति से नहीं चल सकता। तो वो उसको चलाने के लिए वो चाय भी पीते हैं, बार बार कॉफी भी पीते हैं और वाइन भी पीते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के लिए शरीर के उसको। और एक बार में अगर वो ज्यादा भोजन कर लेंगे तो वो पचने का नहीं। उनके जो वातावरण है उनको उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जीवन शैली तय कर रखी। तो वो तो उठते ही उनको ब्लड को स्टिमुलेट करना है, 1-1 घंटे टॉयलेट में बैठना, कब जाए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है उनके यहाँ। तो वो टॉयलेट सीट फिर उनको वैसी बनानी पड़ेगी जिस पे 1 घंटा बैठ जा, है ना। तो अगर मैं ये बात वहां कहूंगा तो वहां नहीं चलने की। मैंने आपको पहले ही कहा कि भाषा, भूषा, भेषज, भजन और भोजन ये आपके वातावरण के हिसाब से तय होगा। तो हम उनकी नकल कर रहे हैं। यहाँ सुबह उठते ही चाय पिए, ये कहां से सीख लिया हमने? क्योंकि वो टीवी पर फिल्मों में ऐसे ही दिखाएगा। हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो इसको पूरी की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करना, पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम कराया टीवी ने। उसने तो सिखाया आपको कि सुबह चाय पीनी, नहीं तो हमारे पूर्वज तो पानी पीते थे सुबह। उसके पीछे का कारण क्या है आपको बता रहा हूं। तो आप ये नियम अपने जीवन में धारण करें। आप सुबह पानी पीना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपका जीवन में आराम से चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या नियम है? लाल का और प्रयोग बता देता हूं आपको मैं। आपको अगर चेहरे पे कहीं भी घाई हो, दाग हो, धब्बे हो, आप लाल लगाना शुरू करते हैं, 6-7-8 महीने में खत्म हो जाएगा। कोई क्रीम की या उसकी जरूरत नहीं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही चीज है। एक तो इसमें पोषण भी है, पोषण मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये उसका काम करते हैं। मेरे हाथ जो जल गया था, ये मैं होम्योपैथिक चिकित्सा भी करता हूं, तो मेरे हाथ जल गया पूरा पटाखे में, आज से 3-19 के आसपास। तो हाथ जल गया, पे होम्योपैथिक दवा लगाई, तो ये 50% इस पे निशान गया नहीं, 50% निशान रह गया पूरा, ये अंगूठे से यहाँ तक, ये राइट हैंड। तो मैंने देखा यार ये निशान कैसे जाएगा। मैंने वेट किया 6 महीने कि चलो लगा 6 महीने बाद चले जाएगा। दवाई लगाई 1 महीना, उसके बाद मैंने 6 महीने तक वेट करते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया निशान। तो फिर मैंने इस पर लाल लगानी शुरू करी। 6 महीने तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लगातार लगाई। और दिमाग क्या है? दिमाग सुपर कंप्यूटर है। आप अगर किसी चीज को 20-21 दिन कर लो तो वो हैबिट बन जाता है आपकी। आपको जो ताकत लगानी है ना, लोग कहते हैं कि भाई हमको आदत है जी, आदत है जी। अगर आदत को आपको बदलना है, कोई भी आदत आपको डालनी है, तो उसको अगर आपको सिर्फ 20-21 दिन तक ध्यान रखना है, फिर वो आपके शरीर ऑटोमेटिक आपकी हैबिट में आ जाएगा, आदत बन जाएगी आपकी। तो वो 20-21 दिन तो मुझे ध्यान रखना पड़ा कि सुबह उठना, वही पर लाल लगानी। सुबह सो के उठते ही मैं क्या करता था, अपना हाथ से इस पर लाल लगाता था। तो वो लाल लगानी मैंने इस पर शुरू करी। 6 महीने तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया, एज इट इज रहा। लेकिन 6-7 महीने में लगातार आदत पड़ गई मुझे। तो मैं जब इस पे लगातार रहा, तो 7-8 महीने के बाद मैंने देखा कि इसमें जो मेरी स्किन है, जो स्किन का कलर है, उस कलर के डॉट्स बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे डॉट्स, जैसे बिंदी लगा दे पेन से कोई। और मैंने देखा कि वो डॉट्स जो है आपस में मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। इसमें समय लगा 1.5-2 साल का पूरा, लेकिन आज ये पूरी तरह से मेरा हाथ पर कोई निशान नहीं है। 2 साल लगे मुझको, और ये पूरी तरह से साफ है। मतलब कि जो काम कोई दवा नहीं कर सकती, असंभव काम को इस लाल से हो सकता है, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि है लाल।
कुत्ते सिर्फ वहीं से, कुत्ते की मौत जब होती है या उसको कीड़े वहीं पड़ते हैं जहां उसका जीभ नहीं पहुंच पाती, कुछ ऐसी जगह उसको घाव हो जाए। नहीं तो उसको कितना ही गहरा घाव हो, किसी पशु को, जानवर को, वो इसी से ठीक कर रहा है अपने आप को। और क्या कर सके, ये आपकी आंख में अगर कैटरेक्ट है और आपका अगर पेट साफ होता हो और आंख में आपकी कैटरेक्ट है, आंख में कुछ भी रोग है, इसको लगाना शुरू करो आप आंख के अंदर, वो आपका समय तो लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। समय भले कितना लगे, समय डिसाइड होगा आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपका भोजन कैसा है उसके ऊपर, आपके शरीर की सामर्थ्य कितनी है उसके ऊपर, वो उससे डिसाइड होगा। बच्चे का भेगा बंद हो गया, कोई साथ के आप इसको लगाओगे, वो इसको वहीं सेट करेगा पुतली को, लाल को, लाल लगानी पड़ेगी लंबे समय तक। आप लाल लगाओ, ये उसको वहीं सेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, ऑटोमेटिक सेट करता है, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, 5-6 महीने साल लग सकते हैं, ज्यादा लगेगा, शायद 3 साल हो जाए, लगाते रहो। ऑपरेशन से घंटा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। और जो डार्क सर्किल हो जाए उनको ठीक करती है, आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाए उनको ठीक करती है आपकी लाल। ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन करती उन्हीं की है जो बीड़ी, सिगरेट, पान, धतूरा वगैरह, मतलब इसको जिन्होंने बिगाड़ा नहीं है उनका। दूसरा क्या है नियम कि आप भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। जब भी भोजन करें तो 1.5 घंटे बाद पानी पिए। क्यों पिए 1.5 घंटे के बाद? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शरीर क्या करता है, कुछ पाचक रस निकालता है उसको पचाने के लिए। पेट का काम क्या है? पेट का काम सिर्फ इतना ही है कि जब ये जो स्टमक है ना आपका आमाशय, इसका काम क्या है कि इसमें जठराग्नि होती है और ये इसमें पाचक रसों को मिला देता है। पाचक रसों को मिला करके फिर इसका ये आगे निकाल देता है इसको छोटी आंत में। पाचन जो होता है पूरा वो छोटी आंत में होती है पूरी प्रक्रिया। तो वो अगर आपने पानी पी लिया, बहुत से लोगों को आदत क्या पड़ गई है, वो तुरंत पानी पीते हैं, बीच में भी पानी पीते हैं, तो वो फिर जो पेट में आपके भोजन है उसमें पाचक रस सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। एपिगैस्ट्रियम की जो क्रिया है वो बाधित, एपिगैस्ट्रियम में जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाएगी और जो एसिड की जरूरत है शरीर को वो इसमें मिलने का नहीं, क्योंकि जो पाचक रस मिलते हैं वो एसिड के साथ मिलते हैं शरीर के अंदर। पानी अल्कलाइन है, आप उसके साथ अगर पानी पी लोगे तो भोजन आपको जितने समय में 1.5 घंटे के अंदर शरीर से पेट से बाहर खाली होना था उसको जाना था छोटी आंत में, वो लंबे समय तक पेट के अंदर रहेगा। और जब वो लंबे समय तक आपके पेट के अंदर पड़ा रहेगा तो क्या करेगा? सड़ेगा। भाई पाचन की तो क्रिया आपकी बाधित हो गई और वो सड़ेगा तो फिर वो रोग पैदा करेगा। क्या करेगा? एसिडिटी करेगा, आपको कब्ज होगी, फिर दूसरे नंबर पर कब्ज होगी, है ना, आपको जलन होगी, आपको जो है 103 रोग होते हैं मात्र भोजन के बाद पानी पीने से। आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा क्योंकि फिर वो क्या करेगा? बढ़ी हुई जो एसिडिटी है, आप ये मत मानना जो पेट की एसिडिटी है रक्त की एसिडिटी भी बढ़ाती है, रक्त को आपको एसिडिक करती है वो। क्योंकि भोजन जब पचता है तो क्या बनता है? 7 चीजें बनती है ना, रस, रक्त, रस, पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, ये भोजन से ही बनता है। तो आपने अगर इस नियम को अपने जीवन में पालन करा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ना कब्ज होगा, ना गैस बनेगी, ना आपको जलन होनेगी और ना कभी आपको ये जो आज बीपी की समस्या ये होनेगी, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होने का कभी। ब्लड की एसिडिटी बढ़ने की नहीं, तो वो आपका ब्लड तो एसिडिक होगा नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का नहीं। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, आपका मतलब अगर रक्त में जो है अम्लता नहीं बढ़ी तो वो फिर आपको कभी शुगर नहीं होने का। डायबिटीज खून की अम्लता के कारण होता है, घुटनों का जो दर्द है वो भी इसी के कारण है। ये तीनों एक ही रोग है। अगर आप इसको ठीक एक ही दवा काम कर देती है इन पे, तीनों एक ही रोग है। आपके घुटनों के दर्द सबसे ज्यादा है आज, और दूसरा बीपी की शिकायत यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना वो सबसे ज्यादा है भारत देश के अंदर, और तीसरा क्या है? शुगर, डायबिटीज। तो ये अगर आपने इसको ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा आपका इससे बहुत से आपको जो आप इतना मतलब इतना आसान है बीपी की और खून की अम्लता को घटाना, बीपी को कम करना बहुत आसान है। और उसके लिए 1-2 दवा भी आप ये नियम पालन करो, जैसे अभी इसमें ही आ जाएगा। और अर्जुन की छाल का पानी पी लो, मतलब पका के पी लो या चूर खा लो उसका, आपका भी खत्म। अभी मेरे पास परसों तरसों मेरे साथी है, उसका होना है, उसने कहा कि भाई साहब ये इनकी एंजियोग्राफी होगी, एक महिला है और डॉक्टर ने इनको कहा एंजियोग्राफी होगी और इनको बीपी की बड़ी समस्या है, हार्ट में इनकी प्रॉब्लम है।
तो वो बोले इसको चंडीगढ़ पीजीआई में लेके जाना पड़ेगा। तो बोले कुछ हो सकेगा क्या? मैंने उसको कहा तो भाई इनको अर्जुन की छाल और पुनर्नवा पिला दो तुम। तो बोले तो ये नहीं पूछ रहे इसकी क्या गारंटी? मैंने कहा गारंटी कुछ भी नहीं, चिकित्सा में कोई गारंटी नहीं होती। तुम ये सोचो कि मैं लिख के दे दूंगा कि ये मरने का नहीं। मैं कहा गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर इसको ले लोगे 3 दिन तो मैं इनको हार्ट अटैक नहीं आने का, इतना आश्वासन में कर रहा है। अगर इन्होंने नियम से ले लिया और 2-3 नियम मैंने उनको बताए तो वो उसका फिर मैंने कहा भाई आप उससे पूछ लो, वो अगर उसका मन है कि भाई मुझको वहां से बचना है एंजियोग्राफी से उससे, तो वो इसको प्रयोग करे। नहीं हमारी तो मतलब वो अटक नहीं रही बात, हमारी थोड़ी सिरदर्दी है भाई, कुछ हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं। आपको अगर 100% भरोसा है तो करके देख लो। तो उसका फिर मेरे पास रिप्लाई आया 2 दिन के बाद, बोला जी ना तो 2 दिन ही ली और उन्हें ना एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ी और ना कुछ, और अभी ठीक है, उनको बीपी की उनका नॉर्मल है, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, नहीं तो डॉक्टर ये कह रहा था उनको तो एडमिट होना पड़ा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जिन बीमारियों का डर दिखा करके आपसे आपकी जीवन की घड़ी कमाई लूटी जाती है और आप परेशान हो, डॉक्टर के चक्कर काट रहे, आप ये सोच रहे ना कि ये इतने बड़े बड़े अस्पताल और फलाना ढिमका, ये तो भाई ये विज्ञान टेक्नोलॉजी है। वो एंजियोग्राफी क्या है? वो ये टेक्निकल काम है, टेक्नोलॉजी है। सीटी स्कैन वगैरह मशीन है, कंपनियां बनाती है, उनको बेचनी है मशीन आपको, तो कुछ ना कुछ तो फिर वो टेस्ट करेगा तो पैसे आपसे कमाएगा। मतलब कि आपका स्वस्थ होना जो है बहुत आसान है। तीसरा आप क्या करें कि आप पानी ना बस पानी पीना बंद कर दें। और फिर तो आप सवाल पूछोगे जी क्या पी सकते हैं? आप दूध पी सकते हो, छाछ पी सकते हो और जूस पी सकते हो। इनका अपना अपना समय है। दूध अगर आप पी रहे हो तो दूध आपको पीना सूर्यास्त के बाद। क्यों पीना सूर्यास्त के बाद? क्योंकि दूध को पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, शरीर जिन एंजाइम्स को जरूरत पड़ेगी तो वो एंजाइम्स सूर्यास्त के बाद ही निकलते हैं शरीर के अंदर। आप अगर दिन में दूध पियोगे ना तो वो दूध आपका आप देखोगे बहुत, आपको आप सुबह पी लो 1 गिलास दूध का तो आपको भूख नहीं लगेगी। वो इसलिए नहीं लगेगा कि दूध पचने में भारी है या वो कुछ है, नहीं, क्योंकि दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम्स है वो तो सूर्यास्त के बाद निकलेंगे। दूध वैसे तो अपने आप में पूर्ण भोजन है, तो इसलिए भारत में परंपरा क्या है कि रात को दूध पीते हैं लोग। मानो उनको सब मालूम है, पता होगा तभी तो पीते हैं रात को, है कि नहीं? और छाछ आपको पीनी 10 बजे से जब सूरज निकल जा और 4 बजे तक, क्योंकि उसको पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत है वो इसी समय निकले। और जूस वैसे आप किसी भी समय पी सकते हो, लेकिन अगर आप जूस अगर 12 बजे तक पीते हो या फल तो ज्यादा फायदा करता है वो शरीर के अंदर। वैसे तो किसी भी समय लिया जा सकता है, उसकी सर्दी गर्मी देख के कौन सा उस समय फल है मौसम का, लेकिन वो ज्यादा फायदा उस समय करता है सुबह 10-12 बजे तक। अब अगर ये तीनों नहीं है आपके पास तो आप क्या काम करें? आपको फिर भी पानी की प्यास लगती है तो आप क्या काम करें? आप करें उसमें पानी में नींबू निचोड़ लें तो पी लें उसको, क्योंकि पानी की अपना कोई गुण नहीं होता, नींबू के गुण आ जाएंगे उसमें। तो वो प्लेन नहीं रहा, प्लेन पानी नहीं आपको पीना। सेंधा नमक मिला के आप पी सकते हो, ज्यादा ही प्यास आपको है, मेरी तो आदत ही बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, धीरे धीरे आप थोड़ा सा 1 कप में सेंधा नमक मिला लो, पी लो, गुड़ डाल लो उसमें तब पी लो। तो पानी से आप बचो, मतलब भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी लो। 1.5 घंटा क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे तक पेट से निकल जाएगा। जब भोजन पेट से निकल जाएगा तो रस में बदलेगा, और जब वो रस में बदलेगा तो रस में बदलने के लिए उसको फिर पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना पानी उस समय पीना। अब अगर पहले पीना तो पहले अगर आपको पीना तो 45 मिनट पहले पीना भोजन से। 45 मिनट पहले इसलिए पीना क्योंकि 45 मिनट में पानी जो है वो पेट से निकल जाएगा, यूज हो जाएगा, जिसको जहां जाना उसका शरीर उसको उपयोग कर लेगा। तीसरा क्या है कि पानी जब भी पिए हमेशा बैठ कर पिए और घूट घूट के पिए। बैठ कर घूट घूट के पीने के पीछे लॉजिक ये है कि आपके एक तो लार मिल जाए उसके अंदर, जब भी आप पानी पिएंगे तो उसके अंदर लार सलाइवा आपका मिक्स हो जाएगा, वो जब आपके पेट के अंदर जाएगा तो वो एसिड्स को कम करने में सहायक होगा। और बैठ के जब आप पियोगे तो आपको कभी भी हाइड्रोसिल की समस्या नहीं मिलेगी। पानी आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग जो है हमारे वो ओक से पानी पीते थे ऐसे, और बैठ के पीते थे, तो वो आसान हो जाता है पानी पचने में।
और उसमें हाइड्रोजन की समस्या नहीं होती जो लोग बैठ के पानी पीते हैं। अब अंग्रेज लोग जो है वो आप उनसे कहोगे बैठ के पानी पियो तो बैठ ही नहीं सकते, कैसे पिएगा बैठ, ठीक है ना, उनकी मजबूरी है। तो हम उनकी नकल नहीं करनी है हमको। हमको क्या है, क्योंकि हम काम जो भी कर रहे हैं वो वैज्ञानिक काम करता है हमारा। तो वो तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम क्या है कि ठंडा पानी कभी ना पिए। ठंडा पानी आप पियोगे, फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी या रेफ्रिजरेटर का जो भी आप पानी पीने की अगर प्रयास करोगे तो शरीर का तापमान, मैंने आपको पहले कहा, 37 डिग्री है। तो शरीर को उसको उसी तापमान पर लाना पड़ेगा। आपने तो ठंडा पी लिया, अब उसको अगर उसी तापमान पर लेकर आना है तो शरीर को एनर्जी लगेगी। शरीर की एनर्जी जो है वो खर्च होती है ब्लड से, यानी कि पेट को फिर ज्यादा सप्लाई उसको देनी पड़ेगी खून की। और अगर आप बार बार ठंडा पानी पीते हो तो फिर उसको ब्लड की सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी पेट को, जिससे वो पानी को जो है 37 डिग्री कर सके। और जब बार बार ऐसा करते रहोगे तो आपके दूसरे अंगों को जो खून है वो कम पड़ता चला जाएगा, आपको फिर दूसरे रोग आगे जाएंगे। तो ठंडे पानी को पचने में भी समय ज्यादा लगेगा शरीर को, तो इसलिए ठंडा पानी भी आप अवॉइड करें। ताजा पानी पिए, सर्दियों में गर्म पानी पिए या गुनगुना पानी पिए। आप ये 4 नियम तो पानी का ध्यान रखो। कोई मुश्किल है? कुछ नहीं है, लेकिन देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। मतलब कि ये लाभ आपको इतना ज्यादा मिलेगा कि आपके जो ज्यादातर जो समस्याएं है ना हमारी, वो इन्हीं 4 नियमों से साफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके जो खून है उसमें ना तो अम्लता बढ़ने की, ना एसिडिटी बढ़ने की, ना आपको कब्ज होने का। और कब्ज को मदर डिजीज कहा है आयुर्वेद में। तो आप इनसे लगभग 70% जो आज समस्याएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी इन 4 नियमों से ही। फिर आप क्या करें कि सेंधा नमक का प्रयोग करें अपने भोजन में। सेंधा नमक क्यों? क्योंकि सेंधा नमक में एक तो 85 मिनरल्स है। 85 मिनरल्स जो आप अगर फल में खरीद के खाना चाहोगे तो नहीं खा पाएंगे। आयरन, कैल्शियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज वगैरह वगैरह, इस तरह के 85 मिनरल्स उसके अंदर है। और वो एल्केलाइन है, प्रकृति का बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आप जब प्रयोग करोगे तो ये अगर लो है बीपी तो नॉर्मल करेगा, हाई है तो लो करेगा। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन है और ताकत आपको पूरी देगी। इसलिए उपवास में सेंधा नमक खाने का विधान है कि भाई आप जब उपवास है तो और कुछ तो ले नहीं रहे, तो अगर सेंधा नमक आप खाओगे, नींबू निचोड़ कर पानी के साथ पियोगे उस समय उपवास में, तो आपके शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होने की, मतलब कि पोषकता की कमी नहीं लगेगी, है ना। तो जो व्यक्ति सेंधा नमक का प्रयोग करेगा उसको बीपी की और पैरालिसिस की जो शिकायत है ये नहीं होने की। फिर आप क्या करें, और ये जो आयोडीन नमक है, आयोडीन नमक एक्स्ट्रा फ्री फॉर्म जो बनाया जा रहा है, जो बहुत आराम से आपने देखा होगा, आप उसको ले, महिलाएं इसको विशेष ध्यान से दें कि भाई सेंधा नमक का प्रयोग करें और डली वाला नमक का प्रयोग करें। जो डली वाला नमक हम पहले करते थे प्रयोग घरों में, वो खाली पत्थर का मोटा मोटा, उसके अंदर भी 80 मिनरल्स है। जो अभी इसमें जो परीक्षण हो गया उसके अंदर भी 80 मिनरल्स है। तो वो या तो वो प्रयोग करें, हमारे बुजुर्ग तो वही प्रयोग करते थे, या फिर ये जो सेंधा नमक प्रयोग करें। अब सेंधा नमक में भी जो व्हाइट सा आ रहा है ना, वो ईरानी नमक, वो भी ज्यादा काम का नहीं है तो वो भी नेचुरल, लेकिन वो ज्यादा काम का नहीं है, व्हाइट सा आ रहा है इसमें। क्योंकि सेंधा नमक है महंगा, क्योंकि बाहर से आता है। नमक जो है वो पहाड़ है, इसके पहाड़ है। सेंधा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में चले गए इसके पहाड़, इसलिए उसी क्षेत्र में है तो सेंधा इसका नाम पड़ गया। तो वो थोड़ा महंगा है और ये सस्ता है। जो डली वाला नमक है ना, ये सस्ता है। ये या तो ये प्रयोग करें आप, या सेंधा नमक करें। आयोडीन नमक क्यों ना करें? क्योंकि आयोडीन जो है समुद्र के पानी से बने, समुद्र का पानी है, सूर्य का प्रकाश है, फ्री की चीज है आपको बेचनी, तो उसको एक तो करें वो रिफाइंड करने के लिए 23 प्रकार के केमिकल प्रयोग करें। जैसे चीनी को रिफाइंड करें ना, ऐसे ही नमक को रिफाइंड करें। वही केमिकल चीनी को बनाने में लगे, वही इसको बनाने में लगे, और फिर इसको वो आयोडाइज करें। क्योंकि फ्री की चीज आपको बेचनी 17-18 रुपए किलो, तो कुछ ना कुछ टीवी पर विज्ञापन देना, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना कि भाई आयोडीन है जी, आयोडाइज है, फलाना है, एक्स्ट्रा फूड है। तो वो ये तो बताते हैं आपको कि आपको आयोडीन की कमी से रोग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आयोडीन आपके शरीर में हो गया तो उससे भी रोग हो सकते हैं, एक्स्ट्रा आयोडीन से। और आयोडीन जितना चाहिए भगवान ने फल में, दाल में, सब्जी में, दूध में, सब में उतना दे रखा। आपको कोई अतिरिक्त आयोडीन की जरूरत नहीं है। ये 2 बहुत बड़े झूठ वाक्य बोलने जाए, एक तो प्रोटीन का, प्रोटीन एक्स और फलाना। क्यों? प्रोटीन का ना तो कोई टेस्ट होता ना कुछ होता,
तो वो एक प्रोटीन के नाम पे पता नहीं क्या क्या भ्रम फैलाया जा, और दूसरा आपको आयोडीन के नाम पे। तो इससे आप बचें, ये आप अपने जीवन में धारण कर लें, नमक को आप बदल दें। फिर आप क्या काम करें, डालडा, रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड या बाजार में जो तेल बिक रहा है ना, उसमें भारत सरकार ने एक नियम बना रखा है, मिलावट कर रखी जिसकी पाम ऑयल की, और नियम नहीं बना रखा, ये बना रखा है कि खुला तेल नहीं बेच सकता कोई, पाम ऑयल मिला के ही बेचना पड़ेगा, उसको लाइसेंस ही नहीं मिलने का। और पाम ऑयल जो है वो मलेशिया से आता है, इंडस्ट्रियल ऑयल है, खाने का नहीं है वो, ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो आपके शरीर में स्टोरेज रहेगा, और वो स्टोरेज रहेगा तो फिर आपको बीपी का, दोनों इंडस्ट्री को फायदा है, तेल बनाने वाले को भी और इधर दवाई बनाने वाले को भी। आप बीमार होगे, और आज जितना भी तेल मार्केट में इस्तेमाल होता है वो सब पाम ऑयल होता है, सारा तेल पाम ऑयल है। और रिफाइंड का मैंने आपको बताया क्या, रिफाइंड में तो केमिकल से रिफाइंड होता है। तेल का जो घटक है, तेल खाने का जो नियम है, वो जो उसका गाढ़ापन है वही है। आयुर्वेद में नियम है कि तेल गाढ़ा होना चाहिए और दूध पतला। और यहाँ इंडस्ट्री क्या है, जब इंडस्ट्री बनती है किसी चीज की तो वो क्या कहते हैं कि तेल पतला खाओ और दूध गाढ़ा पियो। फैट को दूध का पैमाना बना रखा है, दूध का पैमाना कभी फैट नहीं होता है। दूध को नापने का जो उसकी पोषकता है वो है, दूध क्या है, उसके अंदर बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो जिसका बैक्टीरिया जितना ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होता हो शरीर में, तो ज्यादा पोषण देने का काम करता हो, वो ज्यादा बढ़िया। फैट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ कहा, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसका जो बैक्टीरिया है वो श्रेष्ठ है। भैंस का क्या है, थोड़ा गाढ़ा है, वो उन लोगों के लिए है जो शरीर श्रम करते हो, जो मेहनत करते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप पी सकते हो। तो तेल आप जो है रिफाइंड ना खाएं, और मार्केट में से अवॉइड करें कुछ भी खाने से, क्योंकि जो रोज बाहर का खाते हो तो उनको तो तेल जाएगा अंदर, तो तेल जब आपके अंदर जाएगा तो फिर आप स्वस्थ नहीं हो सकते। पैक्ड और प्रोसेस्ड सामान नहीं खाता। हाँ, पैकेट पर तो आप पीछे लिख के पढ़ लियो, उसमें क्या क्या है उसमें पता ही लग जाएगा। उसमें रिफाइंड है, कॉटन सीड ऑयल है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब इस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सरसों थी भारत की, सरसों को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड का बीज के लिए परमिशन दे दी गई है, इसी सरकार ने दी है कि अब जीएमओ उगाएंगे हम सरसों। लेकिन चल रही है वो जीएमओ वाली चल रही है। जीएमओ पूरी सरसों को, जैसे पूरी कपास जीएमओ हो गई है, ऐसे ही अब पूरी की पूरी सरसों जीएमओ कर देंगे वो लोग। तो इसलिए हमको वापस क्या काम करना पड़ेगा भाई, जितने लोगों की बात समझ में आ रहा है वो खाली बात को सुनकर वैसे ही ना चले जाए, वो कम से कम जो किसान की बैकग्राउंड से है तो वो देसी बीज की सरसों पर काम करें, जो आपको बताया जाए उतना तो करें ही, जितना आप कर सकते हो अपने लिए, जितना कर सकते हो अपनी ताकत से उतना तो कर ही ले। अभी जो हो रही है वो सब अभी हो गई, अभी तो हाइब्रिड थी, अब हाइब्रिड से आके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं उसको, उसके जीन्स को बदल रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि उसमें वो क्या करते हैं, जैसे बीटी बैंगन है, बैंगन में बैसिलस थ्रोंजिस एक बैक्टीरिया होता है, वो है तो नेचुरल बैक्टीरिया, लेकिन जब उसके डीएनए को और बीज के डीएनए के साथ करेगा तो पूरा आपके शरीर में जाकर के क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ब्राजील सरकार की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, वो ये आई थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी आइटम खाओगा वो उसकी आने वाली संतान या पशु भी जो खाओगा वो 5 हो जाएगा, मतलब आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ये बात वैज्ञानिकों को भी मालूम है, अगर मालूम ना होती तो जो अपने पर्यावरण मंत्री थे पिछली सरकार में, अनिल माधव दवे जी, जब उन्होंने जीएमओ की फाइल को रोक दिया तो उनकी लाश मिली थी उनके घर से, और राज्यसभा में बयान दे दिया था उन्होंने, दोनों काम एक साथ करे थे। उन्होंने क्या बयान दिया था आप खोजना, हार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बयान दिया था अनिल माधव दवे ने। ये जो हाईली एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम है, इससे जेनेटिकली इंजीनियर किया जा रहा है मौसम को, पर्यावरण मंत्री थे वो। तो वो यानी कि उनको मालूम है, ऐसा तो है नहीं कि अनजाने में कर रहे हैं, उनको उनकी हत्या होगी, फिर दूसरा जो बना उसने उसको परमिशन दिया, और अब सरसों को भी करने जा रहे हैं। तो आप रिफाइंड से बचें और डालडे से बचें, डालडा, रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, बाजार का तेल कोई भी आप ना खाना। सरसों अपनी खरीदते हैं जो किसान है वो सरसों लगावे, तो वो लगावे कौन सी, देसी सरसों, देसी बीज वाली, उसमें पूरी पोषकता है और उसका उत्पादन भी ज्यादा है। इस सरसों में आप लगा के देख लो, उसमें कुछ भी ना डालना, तब भी हो जाएगी और इससे ज्यादा होगी, पानी भी उसको कम लगेगा। और क्या करना आपको जीवन में,
चीनी का प्रयोग नहीं करना। चीनी में भी वही केमिकल है। चीनी बनते ही, क्योंकि चीनी जो है ना वो यूरोप का विज्ञान है, हमारा नहीं है। हमारा क्या विज्ञान है, हमने गुड़ बनाया, खांड बनाई, मिश्री बनाई, गुड़ की जो शक्कर है वो बनाई, इतने आइटम बनाए। उन्होंने बनाया क्या, चीनी, क्योंकि उनको चाहिए एसिडिक, उनकी शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। हम भी चीनी बना सकते थे पर हमको नहीं चाहिए हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमको चाहिए अल्कलाइन चीनी। तो वो अल्कलाइन क्या है, गुड़ है अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या है, खांड है, मिश्री है। और मिश्री दो नैनो टेक्नोलॉजिकल आइटम है, जिसकी आज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। कोई नैनो टेक्नोलॉजी चीज होती है, वो क्या है, मिश्री। क्योंकि मिश्री जब बनती है तो बहुत ही कम निकलती है वो गन्ने के रस से। मतलब कि जितना गन्ना होगा लगभग 100 किलो से अगर 1% आप रिकवरी मानोगे मिश्री बनने की, तो वो 1 किलो अगर निकल रही है तो इसका माने जो गन्ने के 100 किलो की एनर्जी है वो 1 किलो के अंदर है। इतना बेहतरीन आइटम है मिश्री। लेकिन मिश्री बनाने वाले कारीगर आज बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। सिर्फ मिश्री जो मिलती है ना, वो मिश्री की वजह से, क्योंकि वो दवाइयों में चाहिए और वो मिलेगी भी बंसरी के यहाँ। एक चीनी वाली मिश्री नहीं, क्रिस्टल वाली, वो धागे वाली मिश्री जो पत्थर टाइप में हुआ है पुरानी, वो होती है मिश्री। ये तो चीनी आती है मिश्री। हाँ, ये तो मिश्री के नाम पे चीनी बेचते हैं, जो क्रिस्टल्स में आती है मोटी मोटी, वो मोटी चीनी है। तो आप चीनी को बिल्कुल बहिष्कार करें। तो आप या तो गुड़ खावें या शक्कर खावें या खांड खावें। कारण क्या, और सबसे बड़ी बात, इन सारे आइटम्स को शुगर पेशेंट भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो शुगर है, मतलब इनका जो मीठापन है वो नहीं है जो पचता नहीं शरीर में। भाई वो जो टेस्ट करते हैं ना, ग्लूकोज का ही तो करते हैं। वो जो टेस्ट होता है शुगर का, वो क्या जांचते हैं, वो जांचते हैं ग्लूकोज। ब्लड सैंपल लेके आपका ग्लूकोज जांचते हैं, वो भी आपके शरीर ग्लूकोज कितना है। क्यों जांचते हैं ग्लूकोज? क्योंकि जो अगर आप जो भी कुछ खाओगे, आप मीठा छोड़ो, आप अगर चावल खाओगे, रोटी खाओगे, दाल सब्जी जो भी खाओगे, वो उसमें सब में ग्लूकोज है। तो जो आपका पेनक्रियाज है वो एक हार्मोन पैदा करता है, या रस कहो उसको, या बैक्टीरिया कहो, सेल्स के अंदर। अगर वो पेनक्रियाज उस रस को निकाल रहा है तो जो आपने खाया तो सेल उसको यूज कर लेता है। क्योंकि इनडायरेक्टली जो एनर्जी जो है शरीर का जो चलाता है तो सेल चलाता है, सेल्स, तो वो उसको यूज कर लेता है। उसके कारण पेनक्रियाज से जो रस निकलता है। तो शुगर में क्या होता है कि वो रस निकलता नहीं है। तो जो आपने खाया अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज आपके ब्लड में वो एज इट इज पड़ी रहती है, क्योंकि वो सेल उसको यूज नहीं कर रहा है। मतलब कि वो अंदर नहीं जा पा रही है सेल्स के, वो पड़ी है आपके शरीर में ऐसे ही। तो अगर आप गुड़ खा रहे हो, मिश्री खा रहे हो, खांड खा रहे हो, या कोई फल खा रहे हो जो जीएमओ नहीं है, तो वो अगर आप खा रहे हो तो आपके शरीर में, क्योंकि वो ग्लूकोज है ही नहीं उसके अंदर दूसरा है। चीनी जो मीठा जो है वो कई प्रकार का है। जैसे वो आती है ना अपनी एक शुगर की दवा, सबसे प्रचलित दवाओं में है, उसका क्या नाम है, मधुपर्णी बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, स्टीविया। स्टीविया का मतलब टिंचर बेच रही है ना कंपनी, और वो चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठी है। स्टीविया चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठी है वो। उसका आयुर्वेदिक औषधि है वो। आप उसका अगर प्लांट होगा तो 2-3 पत्ते डाल देना अपना दूध चाय जिसमें भी, बहुत मीठा हो जाएगा वो उसकी दवा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज नहीं है, इजीली डाइजेस्टेबल है, शरीर उसको तुरंत यूज कर लेता है और सेल्स को उसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपने शुगर के अंदर आप अगर मेडिकेशन ले रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की मौत शुगर से नहीं होती है, उसकी मौत होती है दवा के कारण। क्यों? दवा क्या करती है, आप अगर वो जो दवा ले रहे हैं, एक तो वो परमानेंटली पेनक्रियाज पे काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये पता है कि भाई मेरा काम तो चल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाऊं, पेनक्रियाज की व्यवस्था को जो रस निकालना उसकी अरेंजमेंट क्यों करूं। दूसरा, वो जो दवाई है वो केमिकल है, केमिकल जो है शरीर उसको पचा नहीं पाता, तो किडनी क्या करती है, अगर उसको पूरे को आपके ब्लड में धकेल देगी तो आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा और उसको ब्रेन में भी जाना है, हार्ट में भी जाना है, हाथ में भी जाना है, सब जगह जाना है, तो सारे ऑर्गन जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए किडनी उसको रोक के रखती है। तो आपने देखा होगा कि शुगर की दवा जो लंबे समय खाते हैं उनके पैरों पे सूजन आ जाती है, शरीर पे सूजन आ जाती है, यानी कि और पेशाब उनको ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि किडनी उनकी खराब होनी शुरू हो जाती है उस दवा के कारण। मतलब उनकी जो मौत कभी भी शुगर से नहीं होती है, किडनी फेलियर से होती है।
तो इसलिए आप दवा तो भूल के भी ना लें डायबिटीज की। तो क्या करें, आप ये नियमों का पालन करें, आपका डायबिटीज भी फ्लो हो जाएगा। आप जो है ना चीनी को बंद करते हैं, मार्केट का सामान बंद करते हैं, कच्ची खाने का तेल खावें, आप देखोगे 6, 7, 8 महीने में आपको बिना किसी दवा के आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बिना किसी दवा के। इतना जबरदस्त ये काम करते हैं नियम, क्योंकि सूत्र क्या है कि शरीर कोई मशीन नहीं है, नियमों द्वारा संचालित प्रकृति की एक रचना है। तो इनको आप अपने जीवन में धारण कर लें। और क्या करना है, एक शब्द, वैसे तो ये लगभग 50 नियम है। और कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक को बंद कर दें, क्योंकि संसद के भोजनालय में पिछले 12 वर्षों से लगभग ज्यादा ही सही बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है लगभग 200 पन्नों की इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक इसमें एंडोसल्फान है जो पेस्टिसाइड डाला जाता है खेतों में जो कैंसर करता है, एक इसके एंडोसल्फान ट्रेजेडी को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, एंडोसल्फान ENDOSULFAN एंडोसल्फान अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, ट्रेजेडी केरल के अंदर, तो वहाँ एक गांव है जो काजू की खेती करता था पहले। वहाँ 20 वर्षों से जो वो थी प्रजनन दर थी वो बिल्कुल शून्य हो गई थी इस केमिकल के कारण। फिर इसको बैन करना पड़ा था वहाँ। एंडोसल्फान इतना खतरनाक केमिकल है एंडोसल्फान, क्योंकि वो काजू पर कीड़े मारने के लिए एंडोसल्फान का प्रयोग करते थे, हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते थे काजू की, वहाँ काजू की खेती होती थी। इतना खतरनाक केमिकल वो इसके अंदर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, कोई आप सर्च कर लेना उसमें, मेलाथियान है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। इसका पीएच वैल्यू, इसलिए इसको टॉयलेट क्लीनर का डॉक्टर साहब करेंगे ना, संडास साफ करने का पानी है टॉयलेट क्लीनर, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है वो उसी केमिकल के पीएच वैल्यू के बराबर है जो टॉयलेट को साफ करता है। इससे भी साफ हो जाए, जब उससे होगा एसिडिक है, ये हमको चाहिए अल्कलाइन चीज, है ना। और ये जो पेप्सी कोला बना था, तो कोला जो है ना, ये वहां की हर्ब है, उधर यूरोप की ठंडे देशों में एक हर्ब थी कोला, वो उसको पीते थे, शरीर की उनको जरूरत थी उसकी। लेकिन फिर इसमें ये फलाना कंपनी घुस गई और इसके पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। अब आपको ठंडे पेय के नाम पर बेच रही है, और हम खुशी खुशी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं रोग तो बहुत बढ़ गए, औसत आयु घट गई, है कि नहीं है। गलती तो यहाँ हो रही है ना इसकी, तो यहाँ से हमको अपने जीवन से और आदतों से रिमूव करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं है, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो कौन सी आती हो, फ्रूटी हो, फलाना हो, कुछ भी हो, सब के अंदर वही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या बोलते हैं, माथा जिसको बोलते हैं, 10 रुपया में दूध दे रहा था अभी ठंडा के दिन, लोग पी रहे थे। तो भाई इसको आप अपने जीवन से निकाल दें, है ना। और क्या करें, ये जो भी है वहाँ का आप एक दृष्टि आपकी बन गई होगी, क्योंकि सारी चीजों का अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर तो भाई बहुत दिन लगेंगे। फिर एक सूत्र और बता देता हूँ आपको, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन आ गए हैं, सबके घरों में। तो ये एल्यूमिनियम के बर्तनों को आप हटाओ, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो धातु है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, और वो खाना बनाने के लिए नहीं है, खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम नहीं है, और वो आपके शरीर में जाती है। एल्यूमिनियम पर कल चर्चा हुई है पूरी, वो तो जो इंजेक्शन लग रहे हैं उसमें भी है एल्यूमिनियम आपको दिया जा रहा है, आपको जो है बर्तनों के माध्यम से एल्यूमिनियम दिया जा रहा है। तो जब ज्यादा एल्यूमिनियम हो जाएगा तो शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, वो किडनी को भी फेल करेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता को भी फेल करेगा। एल्यूमिनियम के बर्तनों को तो आप तुरंत बंद करें। प्रेशर कुकर, इस पे एक सूत्र लिखा है आयुर्वेद में वाघभट जी ने, कि जिस भोजन को बनाते समय और पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो भोजन विष है। अब आप देख लो, इसको ध्यान से सब समझ लो। तो प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है, तो वो धातु खराब है। दूसरा, जब आप उसमें आप खाना बनाते हो तो उसमें ना तो सूरज की रोशनी जा सकती, ना हवा का हो जा सकता, कोई भी हवा का कोई मतलब ही नहीं है। आपने गैस चला रखा है या कुछ भी, उस पर नीचे से आ गया, अंदर पानी है, तो पानी हीट के कारण उबलता है, और वहीं का वहीं जो उसके वेपर्स हैं वो आपने जो दाल या सब्जी उसमें रख रखी है उसके एटम्स को तोड़ देते हैं। पकना जो है वो आयुर्वेद का शब्द है, खाना पकाना ही है, वो उसमें उबल गया है बस। आप उसका जो खाना खा रहे हो उससे बीमार हो रहे हैं लोग, क्योंकि आप जो दाल है सब्जी है वो खा रहे हो इसलिए कि भाई उसके अंदर कुछ पोषक तत्व है वो आपको मिल जाए।
तो आपका शरीर में अच्छे से चले। लेकिन उसमें जब ये टेस्ट हुई है CDRI के अंदर प्रेशर कुकर के भोजन का, तो उसमें मात्र जो आप सब्जी या दाल या जो भी कुछ बना के खाना चाह रहे थे वो मात्र 13% ही बचा है उसके अंदर, उसमें है ही नहीं है। आप जो खा रहे हो फिर वो लोड पड़ेगा शरीर के ऊपर, शरीर को डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। तो ये माताएं बहनें जितनी यहाँ हैं वो जरूर इस बात को ध्यान दें कि प्रेशर कुकर को तो आप हटा दें। वो आया था ना वहाँ, आपने वो ऐड देखी तो खरीदा था, वो गाजर के हलवे का ऐड आता था उस पर। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको बता रहा हूँ किस धातु के आपको प्रयोग करने हैं। तो स्टील के आप कर सकते हो प्रयोग, लेकिन स्टील के भी एल्यूमिनियम से ठीक है, उतने अच्छे नहीं है, स्टील के भी कर सकते हो। पर उनको आपको जो बर्तन उपयोग करने के हैं सबसे बढ़िया वो है पीतल के बर्तन। खाना बनाने के लिए पीतल के बर्तन में आप दाल बनाओ, चावल बनाओ, सब्जी बनाओ, उसको अंदर से कलई करवा लो। कलई होती है, आप उसको करवा लोगे तो फिर उसमें कोई वो नहीं है कि नींबू से धोना पड़ेगा या उसमें चिकनाई जम जाएगी, कोई टेंशन नहीं। आप पीतल के बर्तन में खाना बना के खाओ और इसको लिख लो आप, 6 महीने के अंदर आपका बीपी खत्म, शुगर खत्म। क्यों? क्योंकि पूरी पोषकता आपको मिलेगी। जब पीतल के बर्तन का प्रयोग हुआ है, इसकी दाल सब्जी में कितने उपलब्धता है, तो वो है 97%। और अगर मिट्टी के बर्तन में आप खाते हो तो उसमें 100% है। 100% जो दाल में है मिट्टी में बनने के बाद 100% उसके अंदर है, एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट कम नहीं होता उसमें। इसलिए भारत देश हजारों वर्षों तक मिट्टी के बर्तन प्रयोग कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था कि वो पिछड़ा हुआ था, इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सबसे आगे था। वो इसलिए नहीं था कि वो गरीबों के भोजन के लिए, नहीं, वो इसीलिए हमने बर्तन बनाने के लिए एक अलग प्रजाति को विकसित किया कि भाई तू ये देख इसमें और क्या कर सकते हैं हम। तो फिर उन्होंने काम किया कि इस मिट्टी से हंडी अच्छी बनेगी, इससे तवा बनेगा, इससे गिलास बन जाएगा, यहाँ की मिट्टी में ये गुण, यहाँ आयरन ज्यादा, ये फलाना, वो उसको यही काम, और वो हजारों वर्षों तक इसको करता रहा। एक बर्तन की जो पहले फूल हुआ करता था, हमारा तो फूल नहीं, कांसा फूल अलग होता है, कांसा अलग। तो फूल का बर्तन कैसा रहेगा जो, क्योंकि हमारे पास रखे हुए हैं फूल मतलब अच्छा, लेकिन सारी चीजें नहीं, वो पीतल या कांसे से मिक्स करके बनी होगी। हाँ उसमें वो, हाँ वो चल सकती है। कांसे में थोड़ा दिक्कत है, कांसे का बर्तन भी बढ़िया है वैसे, और उसमें दूध का आइटम, दही वगैरह नहीं रख सकते आप। दूध का आइटम स्टील के बर्तन में, हाँ नहीं, पीतल में रख सकते हो, पहले भी यूज होते थे पुराने। हाँ उसमें। तो आप जो है अगर इतना कर लोगे अपने जीवन में, है ना, धारण कर लोगे। और चाय को जो आप, मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। आप चाय अगर चीनी नहीं पी रहे हैं तो वो एसिडिक नहीं है फिर, क्योंकि उसमें जो मीठा है ना वो उसको बैलेंस कर लेगा। वो अल्कलाइन भी नहीं है, एसिडिक भी नहीं है, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो ठंडे, जहाँ भारत में भी जहाँ ठंड होती है ना तो वहाँ उत्पन्न होती है, तो वहाँ के लिए एसिडिक वो ऐसी है कि एसिडिक है और गर्म है, इसलिए बाहर वाले चाय भी पीते हैं। तो जब आप उसमें गुड़ की, शक्कर की, खांड की या मिश्री की चाय पियोगे तो वो अल्कलाइन है और वो एसिडिक है, तो वो न्यूट्रल होगी, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर पत्ती आपकी सही है, उसमें कुछ मिला हुआ है केमिकल या एडिटिव कुछ, वो तो अलग बात है, कुछ उसमें मिला के बेच रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ओरिजिनल पत्ती है तो फिर वो आपको नुकसान नहीं करेगी, अगर आप खांड की, मिश्री की, गुड़ की वगैरह की पी रहे हैं तो आप इतना अपने जीवन में धारण करें। और बच्चों को बाहर के खाने से बिल्कुल अवॉइड करें। बच्चा क्या है, उसको तो कुछ मालूम है नहीं, वो टीवी देख करके या अपने दोस्तों को देख करके या बाजार में जा रहा है उसको देख करके आपसे मांग तो करेगा, लेकिन उसको सही जानकारी देने का काम हमारा है कि भाई ये तेरे नुकसान की है, इसमें आप उसको बताओ पूरी बात। आप उसको जब तक ये बताओगे नहीं पूरी बात कि भाई इसमें नुकसान की चीज है, ये कर सकती है, तो तुझे, मैं भी नहीं खाता तू भी ना खाए, बोले वो दूसरा खा रहा है उसको खाने से हम क्यों नहीं रोक सकते दूसरे को, तो वो नहीं लेगा आपसे। आपको बिस्किट नमकीन बनाना है, अपने घर में बनाओ यार, जीरो टेक्नोलॉजी का है बिस्किट नमकीन, तो उसमें कुछ तकनीक लगती है क्या? नमकीन बनाने में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप बाजार में जितनी भी नमकीन आ रही है, पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो उसके लिए, और वो थर्ड क्वालिटी से भी क्या हो तो जहर दे रहा है आपको। थर्ड क्वालिटी तो छोड़ो, क्वालिटी की तो उसमें कोई नाम ही नहीं है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। तो हमने क्या है, काम करना छोड़ दिया है। आप काम करोगे, आप मोबाइल नहीं देखोगे, टीवी नहीं देखोगे, तो आप गंद से भी बच जाओगे, क्योंकि जब आप काम में लगे रहोगे। आज लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पहले वाला समाज बहुत अच्छा था, बड़ी खुशी थी, प्रसन्नता से लोग रहते थे, वो इसलिए रहते थे क्योंकि वो काम में व्यस्त रहते थे।
ये जो बोरियत है ना, बोरियत नाम की कोई चीज नहीं थी उनको, काम में व्यस्त रहते थे वो। तो आपके पास काम करने को है नहीं है और सीरियल टीवी वगैरह आप देख रहे हैं, प्रेशर कुकर पे बनना खाना रख रखा है, 15 मिनट में बन जाएगा, टीवी चल जाएगा है कि नहीं। मिट्टी की हंडी हमारे घर में मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है और गैस पे बनता है पिछले लगभग 8-10 वर्षों से, तो कोई दिक्कत नहीं, वो गैस पे भी चलती है वो, और समय भी उसमें इतना ही लगता है जितना इसमें लगेगा, अगर ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट आप अंतर है, और उसमें कुछ करना भी नहीं है, स्वाद भी मेंटेन रहेगा। आप पीतल के बर्तन में बना के देख लो, मिट्टी के बर्तन में बना के देख लो, और स्वास्थ्य भी, मतलब भारत में ऐसा विज्ञान विकसित हुआ जिसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों मेंटेन लगता हो, है कि नहीं। तो क्यों हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो जो पूर्वज है ना, उन्होंने इतना बड़ा भारी भरकम इंतजाम करके गए हैं वो लोग कि वो हमारे जो सामूहिक बर्तन है ना, जिसमें शादी का भोजन बनता है, पूरे गांव के हैं वो इकट्ठे, हमारे पूरे क्षेत्र में है, मतलब एक गांव में नहीं है, पूरे क्षेत्र में है, वो बड़ा जिसमें दाल बनती है वो पीतल का है, और जो चावल बनाने का है ना वो टोकना वो लोहे का है। तो लोग ये कहते हैं, घर जाके चर्चा करते हैं कि यार जो शादी में जो दाल बनती है वो बड़ी टेस्टी है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, तो ये जो शादी की दाल है इसका जो टेस्ट है तुम रोज खाओ, पीतल की पतीली ले आओ अपने घर में, रोज बनाओ खाओ। लोहे के बर्तन में तो लोहे की जो कढ़ाई है उससे आयरन आपको मिल जाएगा, तवा है वो रोटी बनती है उसमें, तो वो आपको मिल जाएगा, लोहे का कोई नुकसान नहीं है लोहे के बर्तन में। वो पॉलिश वाले आते हैं तवे, लोहे के भी पॉलिश वाले, वो तो स्टील में आ गया ना, नहीं लोहे में भी एकदम पॉलिश वाले तवे आते हैं। नहीं सादे तवे भी आते हैं, सादे सादे भी आते हैं, सादे तवे लो ना, वो आप ले, वो उसमें यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना करेंगे आपको कोई समस्या नहीं, जीवन आपका दवाई का खर्च बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फिर आप ये बात नहीं कहेंगे कि हमको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है कि नहीं, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, हमें अस्पताल की जरूरत नहीं, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं, हमें ब्लड के टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बच्चे और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। तो अब आपको ये समझ में आया होगा, तो ये मतलब कि हमको फार्मा इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो आपसे अगर आपसे पूछेगा कोई कि पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वस्थ रहते थे, तो अब आपको पता लग गया ना क्यों रहते थे वो, है कि नहीं है। आज भी बीमार नहीं पड़ते वो, ये खाना खाने के बाद भी। और अंत में एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ये लोग में बड़ी चर्चा चल रही है कि आज तो हवा भी जहरीली, खाना भी जहरीला, पानी भी जहरीला, तो ये आपके लिए नहीं हुआ है, पूरी प्रकृति के लिए हुआ है जो जहरीला हुआ है ना। लेकिन किसी भी जीव की, जंतु की, हाथी की, कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, भैंस की औसत आयु नहीं घटी है किसी की भी। घटी है क्या? क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों पर चल रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में आज भी नहीं है बीमारियां। कुत्ता भी वही बीमार पड़ता है जिसको आप पाल लेते हो, तो उसको कहीं बिस्किट और कहीं फलाना जब आप देना शुरू करते हो तो उसको बीमारी और दवा, फिर पैक के क्लिनिक और डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लेकिन जो प्रकृति के भरोसे पे है उसको कोई रोग नहीं होता। तो आप भी प्रकृति के नियमों को जानें और उनका पालन करें। आपने, मुझे लगता है कि मैं इससे बीमार नहीं पड़ा हूँ, हमारे जितने साथी हैं जो इसको जीवन में पालन कर रहे हैं वो बीमार नहीं पड़े हैं, आप भी नहीं पड़ोगे, इतना मुझे, मैं आपको भरोसा देता हूँ।